हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, कल हम लोगों ने मापन जो यंत्र थे उनके बारे में बात कर ली थी। आज उसका सिर्फ एक क्वेश्चन है, उसके अलावा फिर हम लोग भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फिजिकल राशियों के बाद भी आपका एक इसी में पोर्शन और भी आएगा। फिजिकल राशियों के 10, 12, 15 क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा एक और पोर्शन आ जाएगा, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे जो कि हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वो ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई जो भी लोग देखते हैं वीडियो को, और तो वो लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है हम लोगों को हमारी ग्रोथ बढ़ा के ले जाता है और हम लोग भी थोड़ी सी फैमिली अपनी बड़ी कर पाते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी लोग देखते हैं वो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। और बाकी रही बात पीडीएफ की, तो जो भी लोग इसको देखते हो, जैसे यहाँ पे जो आपने पढ़ लिया, एक बार वीडियो देख लिया, लेकिन इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लिया करो। वहाँ से आपको क्या मिलेगा कि आप पीडीएफ अगर इसकी डाउनलोड करोगे, अगर घर में इसको रिवीजन करते हो, तो ये आपके, अगर मान लो आपने एक बार वीडियो देखा हो तो उसके मान लो 10 क्वेश्चन स्टार्ट हुए, लेकिन आपने शाम को अगर वही जो है पीडीएफ से रिवाइज्ड कर दिया, तो आपको वो 10 क्वेश्चन की जगह पे वो तुरंत बढ़ के क्या हो जाएंगे, 20 से 22 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो आप अगर डेली ऐसा ही करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको साइंस के क्वेश्चंस रिपीटेड लगने लगेंगे कि यार ये तो हमें अब आने लगे हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है। और बाकी आपको उसके लिए जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो बाकी मैं इसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी मैं इसी में पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ही। आप वहां से डायरेक्टली इसकी प्लेलिस्ट को ही ओपन करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलो खैर, अब क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो लिखा हुआ है बोलोमीटर, पायरोमीटर, एमीटर और फ्लेक्समीटर। तो यहाँ पे जो पायरोमीटर होता है, ये ऊंचे तापमान, जो ताप की जो माप होती है, वो इसे पायरोमीटर से की जाती है। ठीक है, जैसे किसी का तापमान बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि ज्वालामुखी का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, सूरज का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है, ये पायरो माप जो होता है पायरोमीटर, ये उससे मापा जाता है। ठीक है, चलो अब देखो हमारा यहाँ से जो है भौतिक राशियाँ का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है, भौतिक राशियों का पोर्शन। तो जो भौतिक राशियाँ हैं, तो अब मैंने कल भी आपसे कहा था कि भौतिक राशियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, तो आप लोगों को जो है ये जब क्वेश्चंस देखोगे तो आपको थोड़ा सा वो याद जल्दी से हो जाएगा। बस ये मेन चीज़ थी। ठीक है, चलो तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है भौतिक राशियों में, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। देखो अदिश राशियां जिसमें क्या होता है कि पहले तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। समवेग लिखा हुआ है, बल लिखा हुआ है, द्रव्यमान और वेग। तो जब अदिश राशि की बात आएगी तो वो तो यहाँ पे द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, अदिश राशियां होती क्या है, अदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है लेकिन उनमें दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। अब जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश, ये सब क्या होते हैं, ये आपकी सब अदिश राशियां होती हैं। और इसी का उल्टा तुरंत आप कर देंगे तो सदिश राशियां बन जाएंगी, कि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, चलो देखो 53 नंबर। खाली जगह का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो अदिश राशि हो जाएगा। अच्छा, अदिश राशि जब हो जाएगा तो यहाँ पे उसने ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से अदिश राशि, तो उसने पूछा नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन सा होगा, तो कार्य, आवेग, विस्थापन और बल। देखो कार्य एक ऐसी चीज है, आपने कार्य किया तो इसमें परिमाण तो लगेगा, मैग्नीट्यूड तो आएगा, लेकिन इसमें दिशा क्या है, आपने किस दिशा में कार्य किया। कार्य करना कोई दिशा जरूरी थोड़ी ना कि दिशा उसमें लगे, तो जरूरी नहीं है। आवेग जिस साइड भी जिस तरफ करोगे उसमें दिशा आएगी। विस्थापन आप कोई एक चीज को दूसरी जगह तरफ खिसकाओगे तो भी उसमें जो है दिशा आएगी। बल भी आप किसी न किसी दिशा में बल लगाओगे ही लगाओगे। 54 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। अब परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, तो अदिश राशि हो जाएगा। और अदिश राशि के लिए आपको फिर वही चीज है कि आपको देखना पड़ेगा कि किसमें दिशा नहीं लगाई जा सकती, जैसे संवेग, विस्थापन, कार्य और बल। तो यहाँ पे कार्य, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर भी कार्य था, इसका भी आंसर कार्य हो जाएगा। बाकी दोस्तों एक चीज मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि भाई जो भी पोर्शन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि क्या ये बुक पूरी कराओगे, तो भाई दोस्त बिल्कुल पूरी कराऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहें, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप लोग अपने कमेंट जरूर ड्रॉप कर दिया करो कि हाँ ऐसा लगा, मुझे अच्छा लगा है। देखो कमेंट से क्या होता है, एक मुझे चीज़ पता चलती है कि अरे हाँ यार चलो बच्चों को ये चीज़ पसंद आ रही है, या बच्चों को ये चीज़, जैसे अगर मान लो अभी न्यूमेरिकल का जो पोर्शन आएगा मैं समझाऊंगा, तो आप मुझे जरूर बताना है कि सर जी कैसा लगा। ठीक है, और उसके बाद में आप ये जरूर बताना कि हाँ यार ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप मुझसे कह सकते हो कि यार ये चीज़ नहीं समझ में आई।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताओ कि भाई हाँ वीडियो आज वाला पसंद आया, बिल्कुल पसंद आया, नहीं पसंद आया तो क्या नहीं पसंद आया, ये चीज़ आज मुझे नहीं समझ में आई, तो मुझे भी एक आइडिया रहेगा कि यार अभी मुझे कितनी मेहनत करनी है आपको और पढ़ाने में। ठीक है, चलो 55 नंबर, इनमें कौन सी सदिश राशियां जो है सदिश नहीं है। अब सदिश का मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो वो नहीं, यानी कि अदिश बताना है। तो अदिश क्या हो जाएगा, शक्ति, बल, आघूर्ण, विस्थापन, त्वरण। तो अब यहाँ पे जब कब केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियां। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है उनको सदिश राशियां कहते हैं। तो अब बात वही आ जाएगी कि आप जब इसमें जो लिखा हुआ है शक्ति, बल, आघूर्ण, विस्थापन और त्वरण, तो देखो शक्ति आप क्या कर रहे हो, आपके पास पावर है, शक्ति है, कोई दिक्कत नहीं, कैसी है, कहाँ पे, किस दिशा में, क्या पता है, कुछ नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पे सदिश ये क्या हो जाएगी, ये एक अदिश राशि हो जाएगी। बाकी बल, आघूर्ण बिल्कुल दिशा होनी चाहिए, बिना उसके दिशा, विस्थापन किस साइड करना है, त्वरण भी, ठीक है, ऊपर नीचे या दाएं बाएं जैसा भी होगा, तो त्वरण में आपको दिशा पता ही चलेगी। 56 नंबर चलो 56 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा नहीं है। अब वेक्टर मात्रा, तो वेक्टर में भी दिशा होती ही होती है, ठीक है। अब जब दिशा होगी तो परिमाण और तो सदिश राशि बन जाएगी। तो गति आवेग दिया हुआ है, बल का गुरुत्व दिया हुआ, विद्युत प्रवाह दिया हुआ, विस्थापन, तो वेक्टर मात्रा नहीं है, यानी कि हमको क्या करना है, अब अदिश राशि बतानी। तो विद्युत प्रवाह जो है, बिल्कुल यहाँ पे जो विद्युत प्रवाह जो है एक वेक्टर मात्रा नहीं है, ठीक है ये कह सकते हैं, ये याद रखना है आपको कि वेक्टर मात्रा किसमें नहीं है, विद्युत प्रवाह में नहीं है। 57 नंबर, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है, फिर अदिश बताना है। तो दाब लिखा हुआ, विस्थापन, बल और संवेग, तो दाब हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि दाब में किसी भी तरीके की हमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। चलो 58 नंबर, सबसे उचित विकल्प चुनना है, चुनो भाई। संवेग में होता है, अब संवेग, आप जब वेग जो होता है, जो वेग होता है क्या होता है, उसी की जैसे संवेग लगभग होता है। तो इसमें क्या होता है, संवेग में आपको परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, तो दोनों जब हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक सदिश राशि बन जाएगा। तो सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं। चलो 59 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। सदिश राशि, जो सदिश है, ये वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। जो सदिश यानी कि जो वेक्टर राशि, सदिश कहिए चाहे वेक्टर, दोनों एक ही चीज होती हैं। उसमें पूछा है कि सदिश राशि कहिए या एक वेक्टर राशि कहिए, दोनों में से इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो वजन, तापमान, वेग या लंबाई। तो लंबाई किधर क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें सिर्फ परिमाण होता है, तापमान में परिमाण होता है और वजन में भी परिमाण होता है। बचा आपका वेग, वेग में आपको दिशा भी देनी पड़ेगी कि वेग जो है किस साइड जा रहा है। 60 नंबर, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो कार्य आपको पता है अदिश राशि होती है। हाँ, अब आते हैं गति पे। तो गति भी है, आपको एक उसमें परिमाण होगा, दिशा जरूरी नहीं है। विस्थापन, विस्थापन एक ऐसी चीज है कि जो जैसे कोई वस्तु आपकी यहाँ पे रखी है और आपको यहाँ पे लेके जानी है, तो सिंपल सी बात है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे तो आपको एक दिशा पता चल गई कि आपको इस साइड जाना ही जाना है। तो विस्थापन आपकी सदिश राशि हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, क्या है, कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, यानी कि वही सदिश राशि पूछी गई है। तो समय, तापमान, दूरी और वेग, वेग दिया है ना, तो वेग जैसे ही मिल जाए आप तुरंत सदिश राशि की तरफ चले जाएंगे। तो 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस जोड़े में हमेशा, किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। अच्छा भाई, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, लिखा है, पहला लिखा है बेल, बल और वेग, बल और त्वरण, बल, विस्थापन, बल और संवेग। तो जब जोड़े की जो हमेशा एक समान होगी, किस जोड़े की दिशा जो है एक समान होगी। अच्छा, तो बल, बल आप किस तरफ लगा रहे हैं और वेग किस तरफ जा रहा है, ये जरूरी नहीं। हम मान लिया वेग जो है हमको पूरब में करना है और हम बल पश्चिम में लगा रहे हैं, तो क्या है, हमें मान लो चीज को रोकना है तो हम ऐसा करेंगे। बल और त्वरण, हाँ, ये एक ऐसी चीज है कि इसमें क्या होगा, जो दिशा होगी वो एक जैसी रहेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका यहां पे सही बन जाएगा, क्या, बल और त्वरण।
क्योंकि बल जिस तरफ हम लगाएंगे उसके उसी साइड हमारी चीज भी भाग के जाएगी या उसी तरफ जाएगी। कुछ राशियों के भौतिक गुणों को क्या लिखा है, दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को कहा जाता है सदिश, द्विदिश, अदिश या द्विसदिश। ये क्वेश्चन का कमेंट में आप लोग आंसर बताएंगे, क्योंकि ये परिभाषा अभी तक मैं 10 बार रिपीट कर चुका हूं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि इस परिभाषा का उत्तर क्या होगा। बाकी 64 नंबर, निम्न में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? तो दिशा और परिमाण दोनों हैं, किस में हो जाएंगे? तो दिशा आपको पता है और परिमाण भी तो सदिश राशि में होते हैं। और सदिश राशि आपको यहाँ पे जो दे रखी है वेग समवेग आपको पता है, सदिश राशि के उदाहरण हो जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है, अदिश नहीं होगी तो सदिश होगी। अब सदिश राशि हमको इसमें ढूंढनी है। क्या लिखा हुआ है? आयतन, द्रव्यमान, बल और लंबाई। तो बाकी तो सारी की सारी अदिश दे रखी है, एक बची है ये बल। बल के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम किस दिशा में लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये कोई पिंड रखा है, हम बल इधर ऐसे चाहे जैसे भी चाहे हम ऊपर के लिए बल लगा दें, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। हमको कहाँ पे क्या बल लगाना पड़ेगा? बल हमको इस साइड ऐसे करके लगाना पड़ेगा। तो हमको एक दिशा पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो 65 के बाद 66 नंबर देखो। कार्य में क्या होता है? कार्य में दिशा होती है या नहीं होती है, हमको ये बताना है। तो लिखा हुआ है कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते हैं, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होता। देखो कार्य हम कर रहे हैं तो हमें उसमें दिशा की नहीं, लेकिन हाँ हमें ये तो पता है कि हमें ये करना है, लेकिन जरूरी नहीं ना उसमें दिशा की। क्या मतलब? हम आपसे कहते हैं लिखना है, लिखने में कार्य तो हो गया, लेकिन ये क्या आप बता पाएंगे कि किस दिशा में? कुछ नहीं। तो यानी कि दिशा जरूरी नहीं है, लेकिन परिमाण उसमें होता है। चलो अब देखो यहां से हमारा जो है यांत्रिकी का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, जिसको मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, और इसी में फर्स्ट पोर्शन जो यांत्रिकी जो है, तो इसी में हमारा फर्स्ट पोर्शन आता है किसका? वर्क का, यानी कि कार्य का। किसका आएगा? कार्य का। अब हमको कार्य के ऊपर ही यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे और हम लोग उसके आंसर्स देखेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। जैसे निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो अब ये क्वेश्चंस हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। देख रहे हो एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 वाले, जो हमारा पोर्शन हुआ था। ठीक है, चलो तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अधिक काम कर सकता है? तो एक घूमता हुआ पहिया, तो वो घूमता हुआ पहिया है, बंदूक की गोली, गतिशील पत्थर और उठाया हुआ हथौड़ा। तो इसमें से जो बंदूक की निकली हुई गोली है ये अधिक काम कर सकता है। देखो जब भी कोई वस्तु होगी कार्य करने के लिए, उसमें बल और बल की दिशा में जो दूरी तय की जाती है वो जरूर होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें गति का जो तीसरा नियम है वो लग जाएगा बंदूक की गोली वाले में। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा। जो बंदूक की गोली निकलेगी तो अधिक दूर तक विस्थापित हो जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने यहाँ से ये ऐसे करके बंदूक चलाई, ठीक, इससे गोली निकल के मान लीजिए यहाँ तक आ गई, तो इसने कुछ दूरी तय की ना। तो हमको वस्तु में जब भी कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में जो है किया गया कार्य ये जरूर पता होना चाहिए, या कह सकते हैं विस्थापित की गई दूरी हमको पता होना चाहिए, तभी वो कार्य जो है काम किया हुआ माना जाता है। तो बंदूक से निकली हुई दूरी सबसे ज्यादा दूर तक जा सकती है, इसलिए वो उसी को कार्य माना जाएगा। 68 नंबर, 20 न्यूटन का बल एक वस्तु पर 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य करता है। बल द्वारा विस्थापन के बीच कोण ज्ञात करना है। आप देखो न्यूमेरिकल आ गया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो उसने कितना बताया है? एफ कितना बता दिया है? एफ बता दिया आपको 20 न्यूटन। ठीक है, ये बता दिया। फिर डी कितनी बताई है? डी मतलब जो दूरी है कितनी बताई है? 2 मीटर बताई है। फिर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? डब्ल्यू बराबर कितना जूल दे रखा था? 20 जूल दे रखा था, ये दे रखा है। अब बल और बल के बीच में जो कोण होता है वो बताना है। तो यानी कि सूत्र क्या बनता है? डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। आपको डब्ल्यू भी पता है तो रखिए, डब्ल्यू कितना था? 20, ठीक, जूल, बराबर एफ कितना है? 20 न्यूटन, और डी कितना दे रखा है? 2 मीटर, और वो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब न्यूटन और मीटर मिलके क्या बना देते हैं? जूल बना देते हैं, ये आपको भी पता है। ठीक है, बहुत अच्छे से पता है कि जब दोनों मिलके क्या बना देते हैं, दोनों मिल जाते हैं तो वो आपका जूल बना देते हैं। तो हम यहां से न्यूटन मीटर काटेंगे और जूल काट देंगे, बचेगा ये 20 से 20 भी चला जाएगा। तो अब इधर क्या बचता है? इधर बच रहा है आपका
ये वाला पोर्शन हटा लेते हैं वरना लिख नहीं पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब कितना बचा इधर इक्वल के इधर, इधर 1 बचा, उधर कितना बचा 2 कॉस थीटा बचा। ठीक है, अब 2 इधर बटे में आ जाएगा तो 1/2 बराबर कॉस थीटा, ये बचा। कॉस थीटा में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? तो कॉस थीटा में जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 वैल्यू किसकी होती है? ये होती है कॉस 60 की। और बराबर कितना था आपका? कॉस थीटा है, तो कॉस से कॉस चला जाएगा और आपका कितना बच जाएगा? थीटा बराबर 60 बच जाएगा और हमारा यही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको करना कुछ नहीं था इसमें, आपको सारी चीजें उसने दे रखी थी, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि कार्य का फार्मूला थीटा वाले कोण में क्या, थीटा वाले पोर्शन में क्या होता है? क्या होता है? W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा होता है। ठीक, बस। चलो अब 169 देखो, तो 169 क्या दिखा हुआ है? एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है। ठीक, और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करनी है। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि वो जो सामान जो है वो जमीन से ऊपर उठा रहा है, तो जमीन से जब ऊपर उठाएगा तो उसके ऊपर गुरुत्वीय बल लगेगा। अब अगर गुरुत्वीय बल लग रहा है तो इसका मतलब है जी तो लगेगा ही। गुरुत्वीय बल को ही तो जी कहते हैं। तो बस अब हमको क्या क्या चीजें पता है, जैसे m पता है, द्रव्यमान m कितना है? 12 ग्राम दे रखा है। ठीक, जी आपको इसने पहले ही दे दिया कितना? 10 मीटर सेकेंड की पावर 2 या 10 मीटर पर सेकेंड भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में एच भी दे रखा है उसने, कितना दे रखा है? एच बराबर 1.5 दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे लाइन खींच लेंगे क्योंकि इधर का इधर रहे और लेफ्ट का लेफ्ट में रहे, राइट का राइट में। तो W बराबर mgh फॉर्मूला होता है, जिसमें m भी पता है आपको कितना होगा? 12 kg और गुणे g कितना दे रखा है? 10 मीटर और बटे में सेकेंड का स्क्वायर इनटू वो कितना दे रखा है? 1.5 मीटर। बस अब आपको यहां पे कुछ नहीं करना है। 12 और 15 की गुणा करेंगे हो जाएगा 180, मतलब इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180 और दशमलव लग जाएगा एक संख्या के बाद, गुणे कितना है? 10 मीटर। तो 10 मीटर आप ऐसे रखेंगे और ये केजी मीटर क्या बन जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर बाद में बना लेंगे, यहाँ पे मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला 1 मीटर और ये वाला मीटर दोनों मिला के क्या बना देंगे? मीटर स्क्वायर और केजी बन जाएगा। और बटे में कितना है? सेकेंड का स्क्वायर। तो अब देखो 10 से गुणा जब फिर कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 180 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव तो हट ही चुका है। तो 18 आ गया था, ये 18 की गुणा 10 से करेंगे कितना बन जाएगा? 180। फिर हमारे पास ऊपर क्या बचा है? किलोग्राम मीटर और बटे में सेकेंड स्क्वायर। अगर हम ये ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा? जूल बन जाएगा। तो यानी कि 180 जूल बन जाएगा। और बस यही आंसर आपको ढूंढना था। ये लीजिए आपका 180 जूल आपका आंसर हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे, यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है ठीक है, तो दूरी यानी कि विस्थापन हो गया। विस्थापन को हम लोग किससे दिखाते हैं? एस से दिखाते हैं। या आप ऐसे लिख लीजिए कि दूरी बराबर कितनी दे रखी है? अरे पेन कहाँ गया यार? चलो दूरी बराबर कितना दे रखा है? 400 मीटर, 4000 मीटर। ठीक है, और किया गया कार्य, आपको कार्य भी दे रखा है। कार्य कितना दे रखा है? कार्य दे रखा है उसने 20,000 जूल दे रखा है। तो आपको पता है कि W बराबर क्या होता है? किया गया कार्य बराबर बल गुणे दूरी होता है। तो W बराबर, देखो W बराबर होना चाहिए, तो क्या लगा रहा है? W बराबर किया गया कार्य बराबर बल गुणे दूरी। बल कह लीजिए या आप उसी को अच्छा हमको बल ही तो निकालना है, बल ज्ञात करना। तो ठीक है, W आपको पता है कितना है? ये कार्य आपको पता है कितना है? 20,000 जूल बराबर, अगर दूरी जो है इधर गुणे में थी तो इधर आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। तो कितनी थी? 4000। और कितनी थी? ये मीटर में थी। बराबर क्या बचेगा? बल बचेगा। अब आप एक चीज देखिए, 0 0 0 0 0 0 चला गया, 4 से इसको काट देंगे, ये 5 आ जाएगा। अब बचा है जूल। जूल आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, 5 जूल को कैसे लिखते हैं? न्यूटन इनटू मीटर।
न्यूटन मीटर लिखना है और बटे में कितना बचेगा मीटर, तो मीटर से मीटर चला जाएगा 5 न्यूटन, आपका आंसर आ जाएगा। बस इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करिए, आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि देखिए आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है तो इसको थोड़ा ध्यान रखना कि टाइम भी लगेगा। 171 नंबर, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गतिज गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को खाली जगह में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर यहाँ पे लिखा है उसे क्या कहेंगे, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पे उस बिंदु पर उठाना, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करना, इसे केंद्र पर रखने, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखना। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पे से उस बिंदु पर उठाना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 केजी की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई पर, केजी यानी कि आपको क्या दे रखा है, द्रव्यमान, तो आप ऐसे लिख लीजिए m बराबर आपको दे रखा है 1 केजी, ठीक है। अरे यार इतना बड़ा क्यों लग गया, छोटा लग जाओ थोड़ा, हाँ ऐसे, ठीक है। एक द्रव्यमान आपको दे रखा है 1 केजी, और h जो है उसकी कितनी दे रखी है, 10 मीटर, तो आप ऐसे h भी लिख लीजिए, h बराबर आपको 10 मीटर दे रखी है। और क्या क्या दे रखा है उसमें और g की वैल्यू दे रखी है, तो हम उसको लिखेंगे नहीं, यहीं पे लिखा रहने देंगे, ठीक है। और किया गया कार्य, कार्य निकालना है, तो आपको पता है कि क्या होता है, W बराबर mgh होता है, तो W बराबर अगर mgh हो जाएगा तो m आपको पता है कि 1 kg हो जाएगा, g कितना हो जाएगा, g आपका बन जाएगा, g कितना था, हाँ 9.8 मीटर बटे में सेकेंड स्क्वायर, ठीक, और गुणे h कितना है आपको 10 मीटर है। अब इतना मैंने सब कुछ लिख दिया, इसकी कैलकुलेशन करके आप मुझे आंसर बताएंगे, क्योंकि जूल बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बनता है, जूल बन जाता है, तो यहाँ पे आंसर तो आपका जूल में आ जाएगा, लेकिन कितना आएगा ये कैलकुलेट करके आप लोग मुझे इसका आंसर कॉमेंट में बताना कि कितना आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ लेकिन आप लोग उसका आंसर नहीं दे रहे हैं, और आंसर नहीं देंगे तो दोस्तों सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो आंसर जरूर दिया करें। चलो फिर यहाँ पे देखो, एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर तक अपने सर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना। फिर देखो वैसे ही सवाल है, सेम वैसे ही सवाल है, इसमें भी फॉर्मूला क्या लगेगा, W बराबर mgh, तो m आपको पता है कितना है 20 kg, तो ये लीजिए भाई 20 kg इंटू g कितना है, g लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई, फिर 2 मीटर ऊपर हो गया तो h बराबर कितना हो जाएगा, तो h बराबर 2 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बन जाएगा, अब इसको सीधे सीधे गुणा कर दो, 10 दूना 20, 20 से हम 400 जूल, ये लीजिए आपका आंसर 400 जूल आ गया। क्या इसमें कुछ भी दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत आसानी से हो गया, क्योंकि आपको फार्मूला पता था और सारी चीजें भी आप समझ गए थे। चलो अब 74 नंबर, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। देखो जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, अब उस पर बल कितना लग रहा है, यानी कि F कितना लग रहा है, तो 1 न्यूटन का लग रहा है, ऐसे लिख सकते हैं कि F बराबर 1 न्यूटन लग रहा है, ठीक। फिर उसके अलावा उसने जो है उसके द्वारा विस्थापन जो D है कितना करता है, D बराबर कितना हो जाएगा, विस्थापन कितना किया है 1 मीटर का, ठीक है। अब उसने विस्थापन भी 1 मीटर का कर दिया, तो अब हमको W बताना है, तो W बराबर होता है F इंटू डी होता है, ठीक है। तो F आपको पता है 1 न्यूटन है और जो D है कितना है 1 मीटर का, तो अगर 1 1 की गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा और न्यूटन मीटर बना के क्या बना देगा, जूल बना देगा, ठीक है। क्या बना देगा, जूल बना देगा। लेकिन फिर इसको आपको करना कैसे है, ये तो आपको पता चलेगा कि जूल हो जाएगा, तो बस आपको आंसर देखना है, क्या आंसर आ जाएगा, 1 जूल दिया है, बस आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो 175, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, अगर किलोग्राम में दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान, m बराबर कितना हो जाएगा 10 kg, आपका ये द्रव्यमान बन गया। सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। अब एक चीज मुझे ये बताइए, सूटकेस अगर सर पे उठा के वो कहीं गया नहीं है, जगह पे जगह खड़ा रहा, तो उसकी विस्थापन कुछ हुआ नहीं, तो विस्थापन कितना हो जाएगा 0, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, बल, अच्छा किलोग्राम का वजन सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म, तो ठीक है ये बल बन जाएगा, यम नहीं द्रव्यमान नहीं, ये बल बन जाएगा, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन, ठीक। तो बल कितना था 10 kg और विस्थापन कितना था 0, 10 की गुणा 0 से करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आपका 0 जूल आपका आंसर हो जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन था,
बस घुमाया ऐसे है कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं, बस और कुछ नहीं उन्होंने किया है। चलो अगला 76, 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 36 दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए इसमें किया गया कार्य। अब देखो यहाँ पे आपको वेग दो दे रखे हैं, कौन कौन सा, ये दे रखा है v1 और ये दे रखा है v2, ठीक है। ये दो तरीके के वेग आपको दे रखे हैं और आपको द्रव्यमान कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका द्रव्यमान दे रखा है यानी कि m दे रखा है। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्या होता है जब हम लोग उसके द्वारा किया गया कार्य होता है। तो कार्य का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/2 गुणे यहाँ पे 4 ब्रैकेट के अंदर v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, नहीं v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर होता है, v1 का नहीं, v2 माइनस v1, ठीक। बस हमको यही सॉल्व करना है। तो यहाँ से 2 दूना 4 कट ही जाएगा, तो ये आपका तो 2 ही आ जाएगा। b2 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 दामन यहाँ पे 100 आ जाएगा और 5 लिखा था तो 5 25 आ जाएगा, ठीक। और 100 में से 25 जाएगा, 75 बचेगा और ये वाला 2 गुणे में आ जाएगा 2, तो बराबर कितना बन जाएगा, 75 दूना 150 बन जाएगा। ये लीजिए भाई 75 जूल कहाँ से आ जाएगा यार, 150 जूल आएगा। ये लीजिए भाई 150 जूल आपका आंसर आ गया। देख रहे हो कितना आसान सवाल था, इतनी लैंग्वेज कठिन थी, सवाल इतना आसान था। चलो अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल में लगने वाला कार्य कितना होगा। यहाँ पे भी देखो आपको सारी चीजें दे रखी हैं, द्रव्यमान आपने उन्होंने दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, ये m बन जाएगा आपका, ये द्रव्यमान दे रखा है उन्होंने। अब ऊपर से गिराया जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान इन्होंने दे रखा है, तो हमें वो लेने की जरूरत है नहीं, कहीं लिखने की जरूरत नहीं। और तय की गई दूरी भी आपको पता है, ये कितनी हो गई, ये 2 मीटर। तो अब आपको खाली सूत्र लिखना है किसका, इन्होंने पूछा था कि गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे होगा क्या, जब गेंद ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाएगी तो उसने 2 मीटर की दूरी तय की गई, वही हमारी क्या बन जाएगी, यही हमारी h बन जाएगी, ठीक है। ये एच बनी गई है, जी हमको पता चल गया, एम भी हमको पता चल गया। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल लगने के गेंद द्वारा होने वाला जो कार्य होगा वो 2 मीटर की ऊंचाई पर, गेंद 2 मीटर की ऊंचाई पर ही होगा और वहां पर क्या हो जाएगा, गेंद स्थितिज ऊर्जा में पहुंच जाएगी। तो हमको क्या बताना है, कार्य जो है वो स्थितिज ऊर्जा में बताना पड़ेगा। तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा, या कह सकते हैं कि W बराबर ऐसे स्थितिज ऊर्जा, क्या बन जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। जब यहाँ पे बन जाएगा तो देखो द्रव्यमान होता है वही mgh ही तो लगाना है बस। तो क्या हो जाएगा, m कितना है आपको पता है 0.1 है, g कितना है आपको पता है 9.8 है, फिर h कितना है 2 है। आप ऐसे सीधे कर सकते हैं क्योंकि 1 की गुणा जब 9.8 से होगी तो 9.98 आ जाएगा। अब इसकी गुणा सिर्फ आपको 2 से करनी है, तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19 और 2 के बाद दशमलव, तो यानी कि 1.96 जूल। ये लीजिए भाई आपका आंसर। देख रहे हो कितने आसानी से हम लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, बस क्यों, क्योंकि हमको फॉर्मूले पता हैं। और ऐसे ही आपको भी ये क्वेश्चंस आपके सारे के सारे देख रहे हो एएलपी और टेक्नीशियन के ही थे, अभी भी देखो एएलपी और टेक्नीशियन में ही, क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन इसी तरीके के क्वेश्चंस ही आपसे पुट करता है। क्योंकि उनको पता है ना कि जब आपसे उसने क्वालिफिकेशन क्या मांगी, उसने कहा कि पीसीएम मांगा है, तो भाई पीसीएम में फिर आपको क्यों सरल क्वेश्चन देगा। चलो 78 नंबर, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। देखो वो शून्य तभी होगा जब उसका विस्थापन जो हो शून्य हो, क्योंकि जब हमको पता है कि जब d शून्य होगा, अभी जो प्लेटफॉर्म पर एक आदमी ने सूटकेस उठा के सर पे रखा था तो उसके द्वारा किया गया कार्य पूछा था, तो शून्य होगा। क्यों, क्योंकि उसके द्वारा विस्थापन शून्य होना चाहिए। जब विस्थापित ही नहीं करेगा, शून्य होगा, जगह पे खड़ा रहे, तो क्या हो, जैसे कोई, ये सवाल बहुत बार आता है कि कोई व्यक्ति जो है अगर गोल चक्कर में घूम के फिर वहीं पे वापस आ जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तब भी शून्य होगा, क्योंकि वो अपनी पुनर्व्यवस्था पे, पुनर्जगह पे ही आ चुका है, जितने उस पर जहां से उसने शुरू किया था और फिर वो वहीं पे आ गया तो उसके द्वारा कार्य शून्य हो जाएगा। चलो 179, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है और उसके द्वारा किया गया कार्य। अब देखो 120 न्यूटन के भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो फिर अब अगर 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो यहाँ पे उसने न्यूटन का भार लगाया है, तो यानी कि ये mg बराबर आपको कितना दे रखा है 120 न्यूटन, ठीक। और h कितना दे रखा है 2 मीटर, तो भाई W बराबर mg, h लगा देंगे, mg बराबर 120 मीटर है, न्यूटन है, और h आपको कितना दे रखा है 2 मीटर।
दोनों की गुणा कर दो, 240 आ गया, 240 जूल आंसर हो गया। देख रहे हो कितना सीधा सिंपल सवाल, बस कार्य पकड़ो, सीधे फॉर्मूला रखो और आंसर ले लो। चलो, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? अगर उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वही तो ऊर्जा कहलाएगी, वहां पे ऊर्जा आपका आंसर हो जाएगा। फिर 81 नंबर देखो, यदि कार्य का मान धनात्मक हो, धनात्मक मतलब पॉजिटिव हो, तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो क्या होगा? उसकी ऊर्जा का ह्रास मतलब उसको नुकसान होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर उसका मान धनात्मक है तो हमेशा उसकी ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि होगी। अगर ये ऋणात्मक होता तो उसकी ऊर्जा का ह्रास हो जाता। 82 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक वजन ले जाता है, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो अब आप एक बात बताओ, कार्य किसमें नहीं होगा? जब आप कंधे पर कोई काम लेके खड़े हो तब कैसे कोई काम होगा? नहीं होगा। बस पहला ऑप्शन देख रहे हो, बिल्कुल आसानी से सही हो गया। कुछ करना पड़ा? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग इस तरीके का एक न्यूमेरिकल कर चुके थे, तो हमको पता था कि ये 0 बन जाएगा, इसका विस्थापन था ही नहीं। चलो 83 नंबर, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है तब, अभी पीछे बताया था धनात्मक होगा तब क्या होगा? विस्थापन बल की दिशा में होना चाहिए। पहला आंसर ये लीजिए भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तब बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक आएगा। अगर जो विस्थापन जो है बल की दिशा में ना होकर उसके विपरीत होगा तो वो निगेटिव बन जाएगा। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो कोण हमेशा याद रखना ऐसे होना चाहिए और ये कोण ऐसे बनना चाहिए। तो ये कोण कौन सा बनता है भाई? ये कोण काहे का बनता है? 90 का बनता है। तो बस यही 90 ही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी याद रखना कि जो कार्य शून्य तभी हो पाएगा जब विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 बन जाए। ठीक है, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू डी कॉस थीटा होता है। अगर हमको उसके बराबर कार्य 0 लेके आना है तो हमको F को 0 बनाना पड़ेगा, और F 0 तभी बनेगा जब ऐसे सीधे समझिए आप, इसको यहां से हटाइए, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। W बराबर क्या होता है? F इंटू डी कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब एक चीज, जब अगर हमारा कार्य 0 होना चाहिए, उसने क्या कहा? कार्य शून्य होना चाहिए, कार्य शून्य हो गया। अब अगर कार्य शून्य होगा तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीज अपने आप शून्य बन जाएंगी, इनमें से कोई एक चीज तो शून्य होगी ही होगी। तो इसको भी हटाइए, ये तो सीधे बन गया, क्योंकि F जो है वो आपका शून्य हो नहीं सकता, विस्थापन शून्य हो सकता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी ने इतने सूटकेस उठाया और कंधे पे रख लिया, चला नहीं, तो उस पे न्यूटन का बल तो लगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ न्यूटन का बल तो लगा होगा, तो यानी कि F तो 0 हो नहीं सकता। लेकिन उसने विस्थापन नहीं किया, यानी कि इसका मतलब D कितना बन जाएगा? तो D आपका 0 बन जाएगा, और F इज नॉट इक्वल टू 0, F 0 नहीं हो सकता। तो जब अगर F 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब F बन रहा होगा। हमने मान लिया कि F, क्योंकि 0 नहीं हो सकता तो 0 से तो ज्यादा हो ही सकता। तो अगर F बन होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा। और cos 0 की वैल्यू कब बनती है? जब cos 90 होता है, और cos इधर से थीटा बन जाएगा। तो जब cos थीटा से cos कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना बन जाएगा? ये 90 बन जाएगा। और यही आपका आंसर उसने पूछा था। 85 नंबर, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना बनेगा? 90 का कोण बनेगा। अभी आपको बताया, पीछे के क्वेश्चन में मैंने पूरा सॉल्व करके आपको बताया है। 86 नंबर, एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है और उसके द्वारा किया गया कार्य, तो फिर वही चीज आ जाएगी। अभी जो आपको बताया गया था कि कितना होना चाहिए था, उसने क्या क्या कार्य किया था? एक तो उसके द्वारा जो विस्थापन है वो आपको पता चल गया है कितना है, इसके द्वारा जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा? 100 मीटर की दूरी 50 न्यूटन का भार उठाता है, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 50 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। ठीक, चलो देखो, अब इस क्वेश्चन को बड़ा समझने वाला है, क्योंकि 50 न्यूटन का भार उठाकर उसने 100 मीटर तक चला है, क्योंकि भार उसका इसने यहां से उठाया, यहां तक गया होगा, ठीक, और यहां से ऐसे करके ऐसे चला होगा, तो इन दोनों के बीच कोण कितना बना है? 90 का। अगर जैसे ही कोण 90 का बनेगा तो इनके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0। कुछ करना था, इसमें सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने ये मान लीजिए आपका वेट था, उसने उठा के यहां तक लेके गया और यहां पे उसने रख लिया अपने कंधे पे। अब वो चलता चला जाएगा, तो इन दोनों के, उसके जो सामान रखा गया उसके कंधे पे और उसके जो चलने का जो वे है, वो दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा? 90 बनेगा। और कोण जैसे ही 90 बनेगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0 बन जाएगा। आपको यहां से 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा और कुछ भी सवाल इसमें लगाना ही नहीं था।
खैर 87 नंबर देखो क्या हो जाएगा, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। कार्य तभी नहीं होगा जब वो दोनों के बीच में 90 का कोण बन जाए, जब किया गया कार्य शून्य तभी होगा जब दोनों के बीच में 90 का एंगल बन जाए। चलो हम देखते हैं, पवन चक्की कुएं में पानी निकाल रही है। अच्छा भाई, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो देखो ट्रेन इंजन को खींचेगा तब भी चल रही है ट्रेन, तो इसका मतलब विस्थापन होगा, और उसमें कोई भी न्यूटन का वजन नहीं लेके चल रहा है, तो जिसके बीच में कोण तो बन ही नहीं रहा, जीरो हो जाएगा वहां पे कोण, तो उसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू आएगी। सुमन पुल में तैर रही है तब भी वही चीज बन जाएगी। अब यहाँ पे बनता है एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेके चल रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग इस तरीके से, ये मान लीजिए ये हमने गधा बना लिया, ठीक है, उस पे मत जाना। अब उसके यहाँ पे पीठ पे वजन रखा हुआ, तो इनके बीच में यहाँ पे ये लाइन होगी और यहाँ पे ये चल रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में कितने का कोण बनेगा, 90 का कोण बनेगा, और 90 का कोण बनते ही कोई कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पे गधे के पीठ पे वजन होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 188 नंबर, 200 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के मध्य में विस्थापित है, तो किया गया कार्य। अब देखो फिर वही चीज हो जाएगी, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या इसमें कोई कोण बनना है या नहीं बनना है, क्योंकि इसने कोई कार्य वस्तु को उठा के अपने कंधे या सर पे तो रखा नहीं है या कहीं पे भी नहीं। तो 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर में के मध्यम में विस्थापित किया गया। तो यानी कि इनके बीच में कोई दूरी कितनी हो गई, तो डी बराबर आप ऐसे लिख लेंगे, डी बराबर बन जाएगा 4 मीटर, और एफ उसके ऊपर कितना लगा था, एफ उसके ऊपर लगा है भाई, ये लीजिए एफ कितना लगा था, ये लगा था एफ कितना लगा है, 20 न्यूटन का बल उसके ऊपर लगा है। तो फिर वही आ जाएगा, आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या रखना पड़ेगा, W बराबर एफ इंटू डी। W बराबर एफ इंटू डी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कोण तो बन नहीं रहा था जो हम लोग इसमें यहाँ पे कॉस थीटा या कॉस की वैल्यू रखें, तो वो तो रखना नहीं। तो 20 यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन, इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4 मीटर, और न्यूटन और मीटर मिलके बना क्या देते हैं, जूल बना देते हैं, और 20 की गुणा 4 से कर देंगे तो ये 80 आ जाएगा। तो 80 जूल आ जाना चाहिए, तो 80 जूल ये दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। 89 नंबर, एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करनी है। G बराबर mg लिखा हुआ है, यहाँ पे काम की गणना करनी है, याद रखना। तो यहाँ पे W बराबर, क्योंकि G दे रखा है आपको, द्रव्यमान M दे रखा है, और H दे रखा है कितना, H ये दे रखा है, तो कितना दे रखा है, तो ये W बराबर, तो mgh आपको तुरंत मिल गया। तो M की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 15 kg, G कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितना है 1 मीटर। तो 10 और 15 की गुणा 150 बना देगी, बाकी आपको न्यूटन मीटर जो है केजी और मीटर बना के कितना बना देंगे, जूल बना देंगे। तो 150 जूल आपका आंसर बन जाएगा। सरल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें, आप डायरेक्टली इसका आंसर भी मुंह जबानी निकाल सकते थे। 90 नंबर, चलो 90 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, कार्य होता है यदि, कार्य कब होगा, जब बल होगा, ऊर्जा होगी, घर्षण होगा या शक्ति होगा। देखो कार्य तभी होगा जब ऊर्जा होगी, ठीक है। जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहा जाता है, ठीक। जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु में, जब किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु जो है कार्य कर सकती है। जैसे आपके अंदर शरीर में क्या होती है, ऊर्जा होती है ना, पावर होती है, तो आप काम कर सकते हो, पावर नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक। कार्य में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होती है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और जो जूल है, जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो 1 जूल होती है, ठीक है। बाकी अगर बड़ा मात्रक देखेंगे तो क्या होता है, किलो जूल होता है, ठीक। 1 किलो जूल में कितने बन जाते हैं, 1000 जूल हो जाते हैं, क्योंकि किलो लग गया तो किलो में 1000 होता है। 91 नंबर, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य। अब एक बात बताओ, जब वो उसके लंबवत हो जाएगा तो कार्य क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो तो 0 हो जाएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो अगर किसी वस्तु पर आप कार्य कर रहे हैं तो वो किस पर निर्भर करेगा, प्रयुक्त बल, बल के द्रव्यमान, विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच कोण। तो बिल्कुल बल और विस्थापन के बीच ही कोण बनेगा। अगर 90 बनेगा तो 0, अगर 90 के अलावा कोई और कोण बनना है 30, 50, 30, 60, 45, 0, तो हम क्या करेंगे, तब हम वहां पे उसका वर्क निकाल लेंगे, तो हमारा उसका कार्य निकल आएगा। तो उनके बीच में बने जो कोण होते हैं उससे निकल के आता है उसका कार्य। 93 नंबर, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। फिर वही बल और उसके विस्थापन के बीच कोण जो होता है उस पर निर्भर करता है।
किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो फिर वही लीजिए, बल और विस्थापन के बीच किया गया जो कोण होता है उस पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? अच्छा भाई, चलो यहाँ पे ये देखना है कि कार्य अधिक कौन कर सकता है। लिखा हुआ उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर और एक घूमता हुआ पहिया। सेम क्वेश्चन अभी पीछे हम लोगों ने किया था, तो उसमें क्या बताया गया था? एक चली हुई गोली कार्य ज्यादा करेगी। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना। तो W बराबर mgh लगा लीजिए। m है आपका 10 और g कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और गुणे उठाकर h कितना है? 1.2 मीटर। तो 10 धामन 100 होगा, 100 की गुणा 12 से करेंगे तो आ जाएगा 120 और क्या आ जाएगा? मीटर बना के पूरा जूल, तो 100 जूल आ जाए 120 जूल आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी सुधारनी पड़ेगी, अगर जिसकी भी थोड़ी सी डाउन है, जिसको ये कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं समझ में आई तो भैया कैलकुलेशन सुधारो, वरना फिर वहाँ की जो रेलवे की जो मैथ आती है वो बहुत खतरनाक आती है। 197 नंबर, कार्य कहलाता है। कार्य क्या होता है? जो बल लगता है उसके द्वारा जो किया गया विस्थापन होता है उसी के तो हम लोग जो है बल कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि W बराबर क्या होता है? W बराबर F इंटू डी होता है। यानी कि कह सकते हैं कि कार्य बराबर बल गुणे जो बल लगाया उसकी वजह से जो भी विस्थापन हुआ, देखो विस्थापन लिखना था, विस्थापन लिख रहे हैं, विस्थापन, ठीक है। तो दोनों का जब गुणा कर देंगे तो हमारा कार्य निकल के आ जाएगा। 98 नंबर, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल इतना है। तो आप खुद सोचिए, W बराबर आपको 56 दे रखा है, 56 जूल, और F बराबर आपको कितना दे रखा है? 7 न्यूटन दे रखा है। तो विस्थापन पूछा है तो आपको पता है W बराबर F इंटू डी होता है। हमको D निकालना है तो F इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि D बराबर क्या बन जाएगा? W बटे में F बन जाएगा, ठीक है। तो तुरंत ही W क्या है? W है आपका 56 जूल और बटे में F कितना है? 7 न्यूटन। जूल क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो यहां से जूल हम लोग हटा सकते हैं। जूल क्या होता है? जूल को न्यूटन मीटर भी लिखते हैं, तो हमने न्यूटन मीटर लिख लिया। तो यहां से न्यूटन कट जाएगा, 7 से 8 बार कट जाएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा? 8 मीटर आ जाएगा। ये लीजिए भाई, आपका 8 मीटर आंसर आ गया। सवाल बहुत सरल होता है। फिजिक्स के क्वेश्चन आपको हमेशा सरल मिलेंगे मैथ की अपेक्षा। बस क्या होता है, मैथ में आपको बहुत कुछ कैलकुलेशन होती है, इसमें कैलकुलेशन नहीं, इसमें आपको एक फार्मूला है, फार्मूला याद करिए, आराम से आंसर ले लीजिए। फिर देखो, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य। अब देखो F दे रखा है और D दे रखा है, तो सीधे सीधे 10 और 5 की गुणा कर देंगे तो 50 आ जाएगा। और बल की दिशा में ही कर रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा, अगर विपरीत करता है तो निगेटिव में आता है, तो इसलिए निगेटिव वाले तो आप तुरंत कैंसिल कर दीजिए। बचा कितना है? पॉजिटिव वाले बचे हैं। तो अब एक बात बताइए, न्यूटन मीटर बनेगा तो जूल बन जाएगा, तो यहां पे आपका तीसरा आंसर बन गया। सीधी सी बात खत्म। 200 नंबर, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है किस पर? अगर उस पर कार्य कर रहा है तो किस पर निर्भर करेगा? तो विस्थापन पर बिल्कुल करेगा। बल और विस्थापन के बीच कोण पर तब भी करेगा, और प्रयुक्त जो बल हो है, कितना बल लगाया जा रहा है, ये उस पर भी। वस्तु के द्रव्यमान पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वस्तु का द्रव्यमान आपका यहां से गलत हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथे ऑप्शन में दिखना है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, जो हमारे आज के जो 50 क्वेश्चन थे, थोड़ा सा टाइम इसलिए भी आज इसमें लगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स थे, और न्यूमेरिकल्स समझाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, तो इसलिए जो आज के जो पूरे 50 क्वेश्चन थे वो आपको खत्म कर दिए गए हैं। अगर न्यूमेरिकल में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, अगर कार्य के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल थे हमारे, अगर ये इस चैप्टर के कोई भी न्यूमेरिकल में आपको कोई भी समस्या आई हो तो मुझे एक बार कॉमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, फिर मैं आपको उसको बता दूंगा, ठीक है। या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे आप मुझे जरूर मेंशन करके बता देना, मैं वहां पे आपको डिस्कशन ग्रुप में उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए दोस्तों, फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।